जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हिंदी में हमारे उपभाषाओं की क्लास चली थी, इसमें उपभाषा में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोली आती थी वो कंप्लीट हो गई और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती वो भी कंप्लीट हो गई। आज हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की, फिर इसके बाद पढ़ेंगे बिहारी हिंदी और फिर पहाड़ी हिंदी। इसी के एक उपभाषा मतलब कि उपभाषा में आता है परिनिश्चित भाषा, उसके उसका भी जिक्र आज हम करेंगे। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं क्या राजस्थानी हिंदी के बारे में। तो राजस्थानी हिंदी कौन सी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी की पहली जो भाषा थी वो कौन सी आती? वो थी मारवाड़ी। तो हम बात करते हैं किसकी? मारवाड़ी। मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी, इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि ये प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। क्या? ये प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। इसका पहला पॉइंट यह आता है कि यह है प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। तो कौन सी है? प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। अगला पॉइंट इसका है कि ये पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। क्या? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। तो पहला पॉइंट मारवाड़ी है, प्राचीन मारवाड़ की प्रांत की बोली है, पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। अगर राजस्थानी हिंदी बोलेगा, अगर बोलेगा मारवाड़ी, तो पश्चिमी राजस्थानी हिंदी का रूप भी है। जरूरी नहीं कि राजस्थानी हो, पश्चिमी राजस्थानी भी होगा तो भी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसलिए अगला पॉइंट आता है कि इसका विकास कहाँ से हुआ है। बात करते हैं विकास की। तो इसका विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से। किससे? सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। किसका? इसका विकास। अब मारवाड़ी, मीरा के पद भी इसी भाषा में है। तो अगला वर्ड इसमें हम लेते हैं मीरा के पद इसी भाषा में है। इसी भाषा में है। तो मीरा के पद इसी भाषा में, किसमें? मारवाड़ी में। तो यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है, पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। अगला था विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। मीरा के पद इसी भाषा में है। अगले बात करते हैं इसके क्षेत्र की। इसकी मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मेवाड़, मेवाड़ हो गए, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये क्षेत्र किसके? मारवाड़ी बोली के। तो यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है, पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है, विकास और अपभ्रंश से हुआ है, मीरा के पद भी इसी भाषा में है, और क्षेत्र है मारवाड़ी, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये इसके क्षेत्र हैं। अगली जो बोली आती है वो हमारी कौन सी? वो आती है मेवाती। कौन सी आती है? मेवाती। तो मेवाती यह उत्तरी राजस्थानी, यह उत्तरी राजस्थानी भाषा है। यह उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसकी एक मिश्रित बोली कौन कौन सी है? इसकी एक इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है। कौन सी? अहिरवाटी है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ आता है? तो इसका क्षेत्र है जो वो है जयपुर, सॉरी, इसका क्षेत्र वो है भरतपुर, फिर दिल्ली, करनाल का पश्चिमी भाग,
पश्चिमी भाग। तो पहली मारवाड़ी है, मारवाड़ी का कंप्लीट और फिर आती मेवाती, तो ये उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसका इसकी एक मिश्रित बोली है, कौन सी? अहिरवाटी है। क्षेत्र कौन सा? भरतपुर, दिल्ली और करनाल का पश्चिमी भाग। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली हम बात करते हैं किसकी? जयपुरी भाषा की। किसकी? जयपुरी। जयपुरी। तो जयपुरी का पहला कि जॉर्ज ग्रियर्सन इसे क्या? जॉर्ज ग्रियर्सन इसे जॉर्ज ग्रियर्सन इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। क्या? मध्य पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थानी राजस्थानी कहते हैं। तो ब्रज भाषा को अंतर्विधि नाम किसने दिया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था। तो पहले पॉइंट की जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि यह बोली यह बोली सौर सनी अपभ्रंश के सौर सनी अपभ्रंश के यह बोली सौर सनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई है। अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई है। विकसित हुई है। तो ये बोली सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई है। अगला पॉइंट हमारा यह आया था कि स्थानीय लोग इसे इसे कहते स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी 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 या जयपुरिया भी कहते हैं। जयपुरिया भी कहते हैं। तो क्या कि जयपुरी भाषा को होकर स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि जॉर्ज गैरसन ने इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी कहा या फिर कहते हैं। और डॉक्टर जॉर्ज गैरसन इसे मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। यह बोली सोल अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित हुई है। स्थानीय लोग इसे क्या ढूंढाड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं। जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। कौन? जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। अगली बात करते हैं जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है वो हमारी आती है क्या? मालवी बोली। मालवी भाषा बोले तो मालवी बोली या फिर मालवी भाषा। तो इसको दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं। इसको दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं। इसको दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि मुख्य केंद्र इसका क्या है? इसका मुख्य केंद्र मालवा है।
मुख्य केंद्र क्या है? तो मालवा है। क्षेत्र इसका क्या है? तो क्षेत्र इसका जो है वो इंदौर, इंदौर। उज्जैन मतलब कि एमपी के जिले, तो भोपाल। सब कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के हैं। एक आता है हमारा देवास। इंदौर भी एमपी में, उज्जैन भी एमपी में, और भोपाल भी एमपी में ही है। तो ये होगी मालवी। तो इसकी इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र मालवा है, क्षेत्र इंदौर, उज्जैन और भोपाल, देवास। अब बात करते हैं जो हमारी आती है राजस्थानी की लास्ट, हुआ थी मेवाड़ी। कौन सी होती है? मेवाड़ी। मेवाड़ी। तो इसे मेवाड़ी राजस्थान की, मेवाड़ी राजस्थान की, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। दूसरी सबसे बड़ी बोली है। क्योंकि मेवाड़ी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। इसमें क्या है? इसमें 31 व्यंजन, इसमें 31 व्यंजन, 10 स्वर, 10 स्वर और 2 द्विस्वर स्वर हैं, और 2 द्विस्वर स्वर हैं। इसमें क्या? 31 व्यंजन, 10 स्वर और 2 द्विस्वर स्वर हैं। अगला पॉइंट आता है कि मेवाड़ी बोली में 2 संख्याएं, वो कौन कौन सी? एक वचन और बहुवचन। तो याद रहेगा कि मेवाड़ी बोली में 2 संख्याएं कौन कौन सी? एक वचन और बहुवचन। बात करते हैं अगला जो आता है पॉइंट इसका, महाराणा कुंभा। नाम तो सुना होगा महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक, द्वारा रचित नाटक मेवाड़ी भाषा में है। किसमें है? तो मेवाड़ी भाषा में है। मेवाड़ी भाषा में है। तो ये हो गया हमारा जो राजस्थानी हिंदी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारी अगली आती है, वो थी पहाड़ी हिंदी। कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। कौन? कितने? 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला जो हमारा आता वो था पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। अगली जो आती वो आती मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। क्या? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, दूसरा आता है मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की।
पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी पहाड़ी हिंदी का पहला पॉइंट आता है कि इसकी लगभग कितनी 30 बोलियां हैं। इसकी लगभग, जैसे कि हमने बताया था कि पहले में भी भारत में लगभग 650 बोली आती हैं, तो इसकी लगभग 30 बोलियां हैं। कोई करेक्ट 30 नहीं है, लगभग 30 है, अप्रोक्स में 30 है। इसकी लगभग 30 बोलियां। अगला पॉइंट यह आता है कि डॉक्टर सुनीत कुमार ने डॉक्टर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी इन बोलियों या इन बोलियों डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास इन बोलियों का विकास विकास खस अपभ्रंश, इससे खस अपभ्रंश। तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास किससे, खस अपभ्रंश से तथा उन्हें सौर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं, से तथा उन्हें सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित मानते हैं। कौन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी प्रभावित मानते हैं। तो इसका अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इन बोलियों का विकास किसी खास अपभ्रंश से तथा उन्हें सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित मानते हैं। अब इसका क्षेत्र कहां से कहां था, तो इसका क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र है शिमला, जौनसर और मंडी। ये किसका क्षेत्र है, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र है। अब बात करते हैं किसके हम, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की। तो किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की। इसका एक पॉइंट कि मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें दो भागों में, पहली आती है तो वो गढ़वाली, वो किसके अंतर्गत आती है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की। दूसरी आती कुमाऊनी, ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये आएंगी हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब बात करते हैं किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी की। तो इसका क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं के आसपास का है। गढ़वाल कुमाऊं के आसपास के क्षेत्र हैं, ये आसपास के क्षेत्र हैं। इसके तो भी इसका क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं के आसपास के क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट इसका क्या आता है कि एक नोट लगाएंगे इसमें, किसमें, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में। इसमें क्या कहा गया कि कुछ विद्वान ने नेपाली को पूर्वी पहाड़ी माना, नेपाली को पूर्वी पहाड़ी माना, पूर्वी पहाड़ी माना है। पूर्वी पहाड़ी को क्या, पूर्वी पहाड़ी को गोरखाली व क्या, गोरखली व खसकुटा भी कहते हैं, खसकुटा भी कहते हैं। इसे पूर्वी हिंदी, जिन्होंने कुछ जैसे नेपाली हिंदी कह रहे हैं। तो ये हो गया मेरी पहाड़ी हिंदी। इसके बाद बात करते हैं बिहारी हिंदी की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं किसकी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत पहली जो आती है वो आती है भोजपुरी। क्या थी, भोजपुरी। भोजपुरी, तो इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि इसको पूर्वी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको पूर्वी भी कहा जाता है। इसको पूर्वी भी कहा जाता है, तो इसको भोजपुरी को उसको पूर्वी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि बिहार के शहादाबाद या बिहार के शाहाबाद, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर के आधार पर क्या, तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। वो अब तो पता चल गया कि भोजपुरी नाम कैसे पड़ा। तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम क्या, भोजपुरी पड़ा। अब बात करते हैं इसका विकास कहाँ से हुआ है। तो इसका विकास हुआ है मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से। मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्षेत्र इसका है बनारस, जौनपुर, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया। फिर अगला आता है मिर्जापुर, गोरखपुर, चंपारण आदि, ये इसके क्षेत्र हैं। तो ये हो गया मैं भोजपुरी। आप बात करते हैं बिहारी हिंदी की, तो दूसरी भाषा आती वो थी मगही। क्या, मगही की बात करें तो मगही, तो ये संस्कृत मगध से विकसित शब्द से विकसित शब्द मगह से संबंधित है, से संबंधित है। तो संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह से संबंधित है। इसका अगला पॉइंट, इसको लिखने के लिए कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। कैथी व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो ये हो गई हमारी मगही। अब आती है हमारी बिहारी हिंदी की जो लास्ट बोली आती है वो कौन सी आती है, वो आती है मैथिली भाषा। कौन सी आती है, मैथिली। तो मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली का इसका पहला पॉइंट कहता है कि यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की
प्रदेश की बोली है। इसकी तो यह है प्राचीन, मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका अगला पॉइंट क्या था, इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसके विकास की बात करें तो इसका विकास हुआ है मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, मध्यवर्ती रूप से, तो इसका विकास मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। इसका अगला पॉइंट क्या आता है कि इसमें साहित्य रचना, इसमें साहित्य रचना अव्यय प्राचीन काल, अव्यय प्राचीन काल, प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये हो गया हमारी बिहारी हिंदी। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कहते हैं परिनिश्चित भाषा के बारे में। इसके तो परिनिश्चित भाषा के बारे में, उसके बाद इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा आता है टॉपिक लास्ट, इसका जो होता है वो होता है परिनिश्चित भाषा, परिनिश्चित भाषा, परिनिश्चित भाषा। तो परिनिश्चित भाषा किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, भाषा का वह रूप, वो होती है हमारी बोलियां। तो हमें किसी तीन तीन भागों में डिवाइड किया था, भाषा, सॉरी बोलियां, पहला तो बोलियां, फिर आता है परिनिश्चित भाषा, फिर आता है हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो बोलियां हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ये हमारा परिनिश्चित भाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हम आपको पढ़ाएंगे जब बताएंगे भारतीय संविधान में हिंदी, जब बताएंगे लिपि, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे भारतीय संविधान में हिंदी, तो उसमें बताएंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि परिनिश्चित भाषा, तो ये भाषा का वह रूप होता है, भाषा का वह रूप होता है, भाषा का वह रूप होता है जिसका इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, शासन, तो परिनिश्चित भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसका इस्तेमाल शिक्षा, शासन और साहित्य, और साहित्य के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे परिनिश्चित भाषा कहते हैं। अगला अगला पॉइंट हमारा यह था कि परिनिश्चित भाषा को, परिनिश्चित भाषा को मानक भाषा भी कहा जाता है, मानक भाषा भी कहा जाता है, परिनिश्चित भाषा को मानक भाषा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि परिनिश्चित भाषा, परिनिश्चित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है, व्याकरण से
नियंत्रित होती है, व्याकरण से नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट आता है कि इसका प्रयोग बड़े समुदाय के लोग करते हैं। इसका प्रयोग बड़े समुदाय के लोग, बड़े समुदाय के लोग करते हैं। किसका प्रयोग? परिनिश्चित भाषा का प्रयोग बड़े समुदाय के लोग करते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी आदि इसी श्रेणी की भाषाएं हैं, आदि इसी श्रेणी की भाषाएं की भाषाएं, ये हो गई परिनिश्चित भाषा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा जो नया जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी लिपि की। उसके बारे में उसमें बताएंगे ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि और जैसे कई लिपि आती है, रोमन लिपि, अरमाइकी लिपि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।